हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 एटॉम्स। और एटॉम्स के पढ़ेंगे हम लेक्चर 3। लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम मॉडल। बोर्ड्स एटॉम मॉडल ने क्या कहा था, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम से पहले हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं बोर्ड्स हाइड्रोजन एटॉम मॉडल। बोर एटॉम मॉडल ने क्या कहा था? बोर एटॉम मॉडल में रदरफोर्ड के ओवर में एक नया चीज आया था, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड के एटॉम मॉडल में कुछ ऐसे ही था। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे जो है ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब कंटिन्यूअस है, या ड्रॉ नहीं कर पाया हम। दिस ऑर्बिट्स आर कंटिन्यूअस, एक के बाद एक ऑर्बिट है, एक के बाद एक ऑर्बिट है, एक के बाद एक ऑर्बिट है, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक है। और इलेक्ट्रॉन कहीं में भी रह सकता है। इलेक्ट्रॉन स्टे एनी होयर, एनी पोजीशन, एनी साइड में रह सकता है। Electron can reside anywhere and they are moving like that. That was the concept of Rutherford. लेकिन बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं रह सकता और ऑर्बिट भी ऐसा नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिसाइड्स एवरीवेयर, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स सम स्पेसिफिक ऑर्बिट। ये देखो, अकॉर्डिंग टू बोर ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया ऑर्बिट, ये ऑर्बिट हो गया। और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ही ऑर्बिट में रहते हैं, और इन ऑर्बिट के बीचों बीच ऑर्बिट होते होंगे शायद, लेकिन इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहते हैं, एंड दिस ऑर्बिट्स आर नोन एज परमिसिबल ऑर्बिट। थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। परमिसिबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट, इन ऑर्बिट को कहते हैं। हर एक ऑर्बिट को ये कहते हैं परमिसिबल ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट में रहते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता। इलेक्ट्रॉन cannot reside in between the permissible orbit. Electron can reside only within the permissible orbit. ठीक है, ये दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बोर ओवर रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही रहेगा। कौन सी ऑर्बिट में? परमिसिबल ऑर्बिट में ही रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट में ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन सिर्फ परमिसिबल ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जब परमिसिबल ऑर्बिट में रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मानो कि मूव कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हेन दे आर इन परमिसिबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब परमिसिबल ऑर्बिट में होगा तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी पॉइंट बोर का। तीसरी पॉइंट है, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, परमिसिबल ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो एटॉम से एनर्जी जो रेडिएट होता है तो कहाँ से आता है? एमिशन फैक्टर जो आता है, उसके बारे में बोर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन, मानो कि ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5। अच्छा ठीक है, परमिसिबल ऑर्बिट नंबर 1, परमिसिबल ऑर्बिट नंबर 2, परमिसिबल ऑर्बिट नंबर 3, परमिसिबल ऑर्बिट नंबर 4, परमिसिबल ऑर्बिट नंबर 5। ये इलेक्ट्रॉन है, देखो, दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इन द परमिसिबल ऑर्बिट 5। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ में है, अगर इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट से नीचे यहाँ आ जाता है, देन इट विल एमिट एनर्जी, then it will emit energy in the form of light or radiation, h nu, where nu is the frequency of the radiation emitted and h is the Planck's constant। और प्लांक्स का बात आ गया। अच्छा, तो ये हो गया एनर्जी रेडिएटेड। और एक बात है कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएशन होगा, ठीक है। और लोअर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है
then it will absorb energy. इलेक्ट्रॉन ये absorb इलेक्ट्रॉन एनर्जी को absorb करने के बाद ही it will go from lower orbit to higher orbit. ठीक है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ये परमिसिबल ऑर्बिट में जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ी बात है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है जो ऑर्बिट में रहता है, इनका एंगुलर मोमेंटम होगा L. L is the formula symbol for angular momentum, h by twice pi के मल्टीपल n into h by twice pi. n मतलब क्या हो गया? n मतलब 1 2 3 एक्सेट्रा हो गया। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनका एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल ऑफ h by twice pi होगा। समझ में नहीं आया? थोड़ा डिटेल्स में कहते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में। तो मानो कि फॉर सपोज इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया h by twice pi। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज h by twice pi। तो सेकंड ऑर्बिट में जो है ना, उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2 into h by twice pi मल्टीपल। और थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा? 3 into h by twice pi। समझ में आ रहा है? फोर्थ का क्या हो जाएगा? 4 into h by twice pi। 5 का क्या हो जाएगा? 5 into h by twice pi। मतलब h by twice pi का मल्टीपल होगा। दैट इज क्वांटम रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन जब रहेगा परमिसिबल ऑर्बिट में रहेगा, और परमिसिबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, डिस्क्रीट। सिर्फ डिस्क्रीट ही नहीं, मल्टीपल ऑफ द h by twice pi, यही होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द परमिसिबल ऑर्बिट। समझ में आया? तो हम जाते हैं अब ये आइडिया को लेके हम जाते हैं हाइड्रोजन एटॉम मॉडल पे। ठीक है, देखो आ गया हाइड्रोजन एटॉम मॉडल, मोड्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम मॉडल। हाइड्रोजन मॉडल में क्या होता है? हाइड्रोजन मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ये है, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। मानो कि ये आपका हो गया एटॉम, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो हाइड्रोजन एटॉम में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो Bohr applied quantum theory L equal to NH by twice pi of angular momentum to calculate and calculated radius of permissible orbit। मतलब रेडियस का वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट कर लिया है। Bohr calculated radius of orbits of permissible orbit of hydrogen atom। Bohr successfully calculated radius of all permissible orbit of hydrogen atom। कैसे किया? ये L इक्वल टू NH by twice pi जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, उससे क्या देखते हैं हम कैसे। वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू बोर के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो बोर ने सिर्फ रेडियस ही कैलकुलेट नहीं किया, देखो बोर ने रेडियस भी कैलकुलेट किया और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमिसिबल ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर लिया है बोर ने। फिर एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर भी निकाला है हाइड्रोजन एटम के लिए, और डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज का भी आंसर दिया है हाइड्रोजन एटम पे। जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है जो रदरफोर्ड ने नहीं दे पाया, ये आंसर में भी लाइन स्पेक्ट्रा के आंसर में भी आपका बोर ने दे दिया उनके मॉडल में, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं, फिर रिकेप कर लेते हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉडल। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोर ने बोर एटम मॉडल को लगाया, जहां में बोर ने जिक्र किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लगा के हाइड्रोजन का रेडियस ऑफ ऑल परमिसिबल ऑर्बिट कैलकुलेट किया बोर ने, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैलकुलेट किया, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज भी कैलकुलेट किया बोर ने। तो हम वन बाय वन करेंगे।
पहले देखते हैं रेडियस ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट को समझने के लिए आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये एफ सी मतलब क्या हो गया? एफ सी मतलब हो गया सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स मतलब यहाँ पे कूलम फोर्स का काम करेगा। कूलम फोर्स आपको मालूम है चैप्टर 1 से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, ये हो गया एफ सी। और कूलम फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो Q1 हो गया E, Q2 हो गया ZD। कैसे? ये हाइड्रोजन है ना, इसलिए भैया ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का फॉर्मूला है ZD और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है E। तो इलेक्ट्रॉन का E मतलब इसको चार्ज पकड़ लेते हैं फर्स्ट चार्ज और इसको पकड़ लेते हैं सेकंड चार्ज। तो दूसरे दोनों चार्ज में जो अट्रैक्शन होगा तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है। अट्रैक्शन जो होगा ये अट्रैक्शन का फोर्स है एफ सी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई स्क्वायर। Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया E एंड चार्ज ऑफ न्यूक्लियस हो गया ZE। Q Z इज द एटॉमिक नंबर, मतलब ये हाइड्रोजन अभी तक नहीं है, Z एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया आपका Q1 इक्वल टू E, ये तो Q1 इक्वल टू E और Q2 इक्वल टू ZE, तो मिलकर ये Z इनटू E हो गया। दिस इज सेंटीपिटल फोर्स। नाउ आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v और उसका मास हो गया m। देन देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर mv स्क्वायर बाय r। mv स्क्वायर बाय r इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड m स्क्वायर बाय r इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया m स्क्वायर बाय r। और क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है L इक्वल टू NH by 2s, ये तो मालूम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन L इक्वल टू NH by 2s। L का मतलब है एंगुलर मोमेंटम और उसका फॉर्मूला है MBR। MBR इज द एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूला को हमें याद रखना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस ऑफ ऑल परमिसिबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, याद रखना सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन NH by 2s। तो करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ ऑल परमिसिबल ऑर्बिट। देखो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑल परमिसिबल ऑर्बिट, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑल परमिसिबल ऑर्बिट आप कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखो बच्चों, बोर्ड ने कैसे कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम का परमिसिबल ऑर्बिट का रेडियस कैसे कैलकुलेट किया? ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम और ये हो गया RN मतलब रेडियस, ये हो गया nth ऑर्बिट, nth परमिसिबल ऑर्बिट। तो nth परमिसिबल ऑर्बिट हो गया, उसका रेडियस हो गया RN। ये है इलेक्ट्रॉन, रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है RN हो गया रेडियस ऑफ nth परमिसिबल ऑर्बिट VN। VN मतलब वेलोसिटी, VN मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। फिर हो गया मास, मास किसका? अरे भाई मास इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हो गया ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई। फिर हो गया जेडी मतलब क्या है? जेडी हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जेडी इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। वी हैव टेकन दिस, let Rn is the radius of nth permissible orbit of hydrogen atom, Vn is the velocity of electron in the nth orbit, E is the charge of electron, m is the mass of electron and Jd is the charge of nucleus। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लगाने से पहले देखो एक बात याद रखो ध्यान से, इस तरफ जो फोर्स आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज सी, एफसी। एफसी मतलब कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 E इंटू जेडी बाई आर स्क्वायर, मालूम है? हाँ। और इस तरफ मूवमेंट के लिए इस तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एफसीएफ। एफसीएफ क्या हो गया? एम स्क्वायर बाई आर, ये वी नहीं होगा वीएन होगा क्योंकि nth ऑर्बिट है। एम वीएन स्क्वायर बाई आर एन इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया जब इलेक्ट्रॉन इज इन बैलेंस कंडीशन, तो ये एफ सी एंड एफ सी एफ आर इक्वल, as because the electron is not coming towards the nucleus and also not moving away from the nucleus,
it is moving on the circular path, balancing these two force. Okay, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में. तो since electron is stable in the nth orbit, nth orbit मतलब nth permissible orbit, hence we can write f c equal to f cf. तो बच्चे एफ सी तो आपको मालूम है, एफ सी का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई बाई आर स्क्वायर. सिर्फ आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर होगा. ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर. ये आर नहीं होगा, आर एन होगा. ठीक है, तो ये आर एन और आर कैंसिल जाएगा, जाके रह जाएगा, और यहाँ पे बी एन होगा सर. बी एन यहाँ पे रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर एन इक्वल टू एम बी एन स्क्वायर. ठीक है, तो बी एन स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर एन. ये होगी इक्वेशन 1. ठीक है, नेक्स्ट again we know क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. L इक्वल टू क्या है, L इक्वल टू है एम बी आर. एम बी आर, एम बी आर नहीं होगा, एम बी एन आर एन होगा, क्योंकि nth ऑर्बिट के लिए. ठीक है, और ये एम बी आर एन इक्वल टू क्या है, एन इंटू एच बाई ट्वाइस पाई. एन इंटू एच बाई ट्वाइस पाई. तो यहाँ से हम वी एन को निकाल लेते हैं. वी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एन इक्वल टू हो जाएगा एन एच बाई ट्वाइस पाई, और यहाँ में आएगा एम, और यहाँ में आएगा आर एन. हो गया वी एन. इसको स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन 2. देखो यहाँ में भी वी एन स्क्वायर है, यहाँ में भी वी एन स्क्वायर है. ठीक है, तो वी एन स्क्वायर हम इक्वल कर सकते हैं. वी एन स्क्वायर इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. We can write from equation 1 and 2. We can write वी एन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर एन. ठीक है ना. हाँ, तो आर एन कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, एक पाई रहेगा यहाँ पे. तो हो गया आर एन इक्वल, आर एन ऊपर चला जाएगा. आर एन इक्वल टू क्या रहेगा, देखो एम स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे है पाई एम स्क्वायर पाई एम स्क्वायर, और ऊपर में एक एप्सिलॉन रहेगा. आर एन इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एप्सिलॉन जाएगा इस तरह, 4 पाई तो कटा हुआ है,
4 पाई नहीं है, और जेड स्क्वायर आएगा नीचे, हाँ जेड स्क्वायर। देखो ठीक है कि नहीं, आर एन ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन, राइट। ऊपर में एन स्क्वायर स्क्वायर एप्सिलॉन रहेगा, नीचे में रहेगा पाई एम स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ दैट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो गया कि बी एन स्क्वायर जो है ना, यहाँ में एक नीचे एम होगा, देखो हाँ, यहाँ पे एक एम होगा, यहाँ पे एम होने से यहाँ पे एक एम होगा, ये एम और ये एम चला जाएगा, तो ये एम स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ये एम होगा, अब सही। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जनरल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth परमिसिबल ऑर्बिट, nth परमिसिबल ऑर्बिट, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth परमिसिबल ऑर्बिट, ये कैलकुलेट किया बोर ने, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बोर। अभी क्या करना है, अभी हमको फर्स्ट ऑर्बिट को निकालना है। लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहले वाला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर, इट इज द फॉर्मूला फॉर जेड भी है, इट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, radius of nth orbit of atom. Now for hydrogen, for hydrogen atom z इक्वल हो जाएगा 1, z इक्वल टू 1 हो जाएगा होने से आर एन इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा z का वैल्यू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए n इक्वल टू 1 होगा। n इक्वल टू 1 पुट करने से r1 हो जाएगा, और n स्क्वायर के जगह में 1 हो जाएगा, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम स्क्वायर, ये हो गया r1, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिसिबल ऑर्बिट। तो यहाँ पे h का वैल्यू हमें मालूम है, h का वैल्यू प्लांक्स कांस्टेंट है 6.62 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी हमें मालूम है 8.85 10 पावर माइनस 12 पर मीटर। m का वैल्यू भी मालूम है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg, और E का वैल्यू भी मालूम है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन एक ही बात है, 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये सारा वैल्यू पुट करने के बाद रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो आया, फर्स्ट ऑर्बिट या 0.53 into 10 पावर माइनस 10 मीटर, इसको हम कह सकते हैं 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ये मत पूछना कि 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि 10 पावर माइनस 10 मीटर इक्वल टू 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 10 to the power minus 10 मीटर is equal to 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। That is the general formula for, that is the general formula for, that is the general formula for radius of first orbit of hydrogen atom, radius of first orbit of hydrogen atom, radius of first orbit of hydrogen atom। अब इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, क्या मिला हमें, हमें मिला R1 इक्वल टू क्या मिला 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। इन जनरल क्या होगा,
रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर एन हो जाएगा, तो ये हमें एन स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। अब पूछना मत कि ये एन स्क्वायर कहाँ से आ गया। एन स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि आर एन के फॉर्मूला में एन स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं था, पाई एम स्क्वायर ऐसा नहीं था क्या। हाँ, तो ये एन स्क्वायर तो वन हो गया था पहले जनरल के लिए, अभी वन नहीं होगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ से आप R1, R2, R3, R4 हर एक का वैल्यू निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। क्या था? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। सो रेडियस कैलकुलेशन हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ही मिला था, वी हैव ऑलरेडी गॉट कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमें मिला था वी एन स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये मिला, इसको हम वी एन को निकाल लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो वी एन क्या होगा, एन एच बाई ट्वाइस पाई होगा, एन एच बाई ट्वाइस पाई एम आर एन, ये हो गया एन एच ट्वाइस पाई एम इंटू आर एन, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट हम निकाल लेते हैं। तो वी एन इक्वल टू वी वन हो जाएगा, इक्वल टू वी एन इक्वल टू वी वन हो जाएगा, और ऊपर वाला जो एन है ये भी वन हो जाएगा, रह जाएगा एच बाई ट्वाइस पाई एम आर वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर वन। तब हम उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, वैल्यू, वैल्यू कितना, मतलब 6.62 इंटू 10⁻34 2 हो गया, और पाई का वैल्यू कितना हो गया 3.14, एम का वैल्यू कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। और ये जो R1 है ना, R1 का वैल्यू तो हमें मालूम है 0.53 इंटू 10⁻10, 10⁻10। ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट पुट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट बात है, देखो बच्चों, बहुत सी इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट 2.16 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। दैट स्पीड इज हाई, वेरी हाई स्पीड, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट कितना है, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकंड, 3 to 10 power 6 मीटर पर सेकंड, दे आर वेरी मच कंपेरेबल। तो ये ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इट इज मूविंग विद हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, बहुत स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम निकाल लेते हैं इन जनरल वेलोसिटी। इन जनरल मतलब nth ऑर्बिट का क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। तो ये होगा vn इक्वल टू क्या होगा भैया, vn इक्वल टू होगा आपका n इंटू 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब पूछना मत कि ये n कहाँ से आ गया, n यहाँ से आया, देखो यहाँ से आया,
इस फॉर्मूला में Vn इक्वल टू n है ना एक, तो ये सारा जो वैल्यू है, ये सारा वैल्यू को पुट करके हमें मिला 2.16 इंटू 10 पावर 6, और बाकी रह गया जनरल के लिए n, तो ये हो गया इन जनरल n फॉर्मूला. दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. यहाँ से आप v2 निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट निकाल सकते हैं. n का वैल्यू 2 पुट करके, n का वैल्यू अगर 3 पुट कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा. अगर आपने n का वैल्यू 4 पुट कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह बोर ने सक्सेसफुली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट को कैलकुलेट किया. ठीक है, नाउ एक बात इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपेरेबल हो गया ना, इसलिए इन दोनों के बीच रिलेशन को भी निकालना इंपॉर्टेंट है. देखो आ गया आपका रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट को हम कह सकते हैं v1, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को कह सकते हैं हम c. ये हो गया रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से लिख देता हूं. v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ क्या, हाइड्रोजन एटम, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. ठीक है, तो ये हो गया रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इस रेशियो को कहते हैं अल्फा. अल्फा का एक नाम है, बताएंगे बाद में. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें, v1 का वैल्यू कितना है 2.16 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड, 2.16 into 10 power 6, और c का स्पीड है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. दोनों को कैंसिल करने के बाद ये मिलता है 1/137. अल्फा इक्वल टू 1/37 मिलता है. ये अल्फा जो है ना, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. एग्जाम में आया है एक बार. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या है, डेफिनेशन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. तो ये हो गया आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा. रेशियो बिटवीन velocity of electron in the first orbit of hydrogen atom to the velocity of light in vacuum is known as fine structure constant. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेव नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, आज के क्लास यही समाप्त होता है. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.